मान लीजिए किसी ने एक वीडियो गेम में लगातार 10 लेवल पार किए हो, मतलब बहुत मेहनत की, रातों की नींद खराब की, एक एक बाधा को पूरी रणनीति के साथ पार किया। लेकिन जैसे ही वो 11वें लेवल पर पहुंचता है तो सिस्टम अचानक एक मैसेज दिखाता है। मैसेज की आपके पॉइंट्स रीसेट हो गए हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। सिस्टम कहता है कि बधाई हो, लेकिन आपके स्कोर की गिनती सिर्फ 8वें लेवल से होगी। पहले के सारे लेवल और उनकी मेहनत बस शून्य मान ली जाएगी। अरे बाप रे, ये तो मतलब कोई भी इंसान अपना कंट्रोलर सीधा स्क्रीन पे दे मारेगा। बिल्कुल, सरासर नाइंसाफी है ना। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय यही है। मध्य प्रदेश के हजारों शिक्षकों के साथ असल जिंदगी में बिल्कुल यही हुआ है। बस उनका स्कोर नहीं, बल्कि दशकों की वरिष्ठता शून्य कर दी गई। सही कहा। और यहाँ दांव पर कोई डिजिटल स्कोर नहीं था। हाँ, यहाँ किसी के जीवन भर की मेहनत, उसकी वरिष्ठता और उसके बुढ़ापे की सुरक्षा दांव पर लगी हुई थी। बिल्कुल। तो आज हम इसी ऐतिहासिक फैसले की गहराई में जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वे सीधे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के मुख्य अंश हैं और ग्वालियर के राजेश मिश्रा जी द्वारा साझा की गई विस्तृत जानकारी है। जी। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि कैसे ये पूरा मामला सिर्फ एक वेतन सैलरी का नहीं है। ये सर्विस ज्यूरिस्प्रूडेंस, मतलब जो सेवा न्यायशास्त्र के स्थापित कानून है, और एक कर्मचारी के पूरे जीवन के सम्मान का विषय है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति दशकों से काम कर रहा है तो अचानक उसकी आधी नौकरी गायब कैसे हो सकती है? मतलब ये गुरुजी और अध्यापक, ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, इस पूरी व्यवस्था की शुरुआत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 90 के दशक में जाना होगा। सन 1997 के आसपास मध्य प्रदेश में साक्षरता दर को बढ़ाने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अच्छा, तो क्या उस वक्त रेगुलर शिक्षकों की कमी थी? हाँ, खासकर दूर दराज के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में। वहाँ पारंपरिक तरीके से रातों रात स्कूल खोलना और नियमित शिक्षकों की भर्ती करना आर्थिक और प्रशासनिक रूप से तुरंत संभव नहीं था। तब शिक्षा गारंटी योजना जैसी पहल सामने आई। और यहीं से गुरुजी संवर्ग की शुरुआत हुई। बिल्कुल। 1997 में इन गुरुजियों की नियुक्ति हुई थी। और देखिए, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को खड़ा करने में, खासकर उन इलाकों में जहां कोई आम कर्मचारी जाना नहीं चाहता था, इन गुरुजियों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। पर एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूं यहाँ। अगर उनकी नियुक्ति 1997 में महज एक विशेष योजना के तहत हुई थी, तो क्या सरकार का ये तर्क तकनीकी रूप से सही नहीं है? कौन सा तर्क? यही कि भाई, आप उस वक्त नियमित वेतनमान वाले शिक्षक नहीं थे, तो आपकी वरिष्ठता की गिनती तब से होगी जब आप असल में नियमित शिक्षक बने। प्रशासनिक नजरिए से तो ये वैध लगता है ना? सतही तौर पर देखने में सरकार का ये तर्क तकनीकी रूप से एकदम सही लग सकता है, लेकिन सर्विस ज्यूरिस्प्रूडेंस इस तरह से काम नहीं करता। कानून सिर्फ कागजी पदनाम नहीं देखता है। अच्छा, तो अदालत क्या देखती फिर? कानून हमेशा काम की प्रकृति और निरंतरता देखता है। इन गुरुजियों ने केवल योजना के तहत अनौपचारिक काम नहीं किया था। बाद में इन्होंने बाकायदा विभागीय परीक्षाएं पास की। मतलब उन्होंने खुद को साबित किया सिस्टम में। बिल्कुल। वे संविदा शिक्षक बने, उसके बाद उन्हें अध्यापक संवर्ग में शामिल किया गया और आज वे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सफर काफी लंबा रहा है इनका। बहुत लंबा। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसे अदालत ने भी बहुत गंभीरता से लिया, वो ये है कि 1997 से लेकर आज तक उनकी सर्विस बुक में सेवा का एक भी दिन का ब्रेक नहीं है। एक भी दिन का नहीं? मतलब शून्य अंतराल? हाँ, शून्य। उन्होंने बिना एक भी दिन रुके लगातार अपनी सेवाएं दी हैं। ओके, तो अगर जमीनी स्तर पर देखें तो कोई व्यक्ति 1997 से लगातार काम कर रहा है, वो रोज उसी स्कूल में जा रहा है, उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा है, अब उसी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, सिर्फ सरकारी फाइलों में उसका पदनाम बदल रहा है। जी, कभी उसे गुरुजी कहा गया, कभी संविदा शिक्षक, तो कभी अध्यापक। तो फिर शिक्षा विभाग को उनकी पुरानी सेवा देखने में क्या परेशानी थी? मतलब जब काम में कोई बदलाव नहीं आया, तो पुरानी सेवा को मिटाने के पीछे विभाग की मंशा क्या हो सकती है? देखिए, अक्सर सरकारी विभागों में या बड़े संस्थानों में जब भी किसी कैडर का विलय या मर्जर किया जाता है, तो उसके साथ नई सेवा शर्तें लागू कर दी जाती हैं। जिसे वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। बिल्कुल। सिस्टम इसे प्रशासनिक पुनर्गठन का नाम देता है। विभाग की दलील ये होती है कि भाई, जब आप इस नए पदनाम के साथ आज से आए हैं, तो आपके लाभ भी आज ही से गिने जाएंगे। पर इसके पीछे असली वजह तो पैसे की होती होगी ना? 100%। सरकार पुरानी सेवा को शून्य करके
पेंशन, क्रमोन्नति और बाकी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, उनके भारी वित्तीय बोझ से बचना चाहती है। इसलिए विभाग ने उनके शुरुआती संघर्ष के वर्षों को गणितीय रूप से शून्य मान लिया। यार ये तो उस मजदूर को ये कहने जैसा हो गया कि देखो भाई, तुमने जो इस इमारत की नींव खोदी थी उसका पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ दीवार खड़ी करने के पैसे मिलेंगे। बिल्कुल सही एनालॉजी है ना? विभाग इतने वर्षों की निर्बाध सेवा को सिर्फ एक तकनीकी आधार पर कैसे मिटा सकता है? और यही वो बिंदु था जहां याचिकाकर्ताओं को लगा कि अब न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना ही एकमात्र विकल्प है। उनके वकील ने अदालत में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि विभाग की ये कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी है और शायद इसी वजह से राज्य सरकार के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं था। हमारे स्रोत बताते हैं कि सरकारी वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था। हाँ, और ये कानूनी प्रक्रियाओं में एक बहुत ही आम प्रतिक्रिया है। जब सरकार के पास कोई मजबूत तर्क नहीं होता या जब अंदर बैठे अधिकारियों को भी पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, तो वे अक्सर समय मांगते हैं। मतलब ये एक तरह की टाल-मटोल की रणनीति है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिस्टम कई बार इस तरह की तकनीकी खामियों के पीछे छिपने की कोशिश करता है, भले ही वो नैतिक रूप से पूरी तरह गलत हो। तो अब आते हैं समाधान पर, मतलब न्यायपालिका के उस ऐतिहासिक फैसले पर जिसने इन हजारों शिक्षकों को एक बड़ी राहत दी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश जय कुमार पिल्लद जी ने यह आदेश पारित किया। जी, और अदालत ने इस पूरे फैसले का आधार उसी एक बात को बनाया जिस पर हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं, एक भी दिन का ब्रेक नहीं। निरंतर सेवा। हाँ, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सर्विस ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये एक स्थापित कानून है कि यदि किसी कर्मचारी ने निरंतर और निर्बाध सेवा की है, तो वरिष्ठता और अन्य लाभों के लिए उसकी पूरी सेवा अवधि गिनी जाएगी। लेकिन मैंने ये स्रोत सामग्री में पढ़ा था कि अदालत ने 2018 के किसी नियम का भी जिक्र किया था। वो क्या था? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अदालत ने मध्य प्रदेश जनजाति और अनुसूचित जाति शिक्षण कैडर नियम 2018 पर भरोसा जताया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत का ध्यान इसी नियम की तरफ खींचा था। तो इस नियम में ऐसा क्या खास था जिसने केस की दिशा बदल दी? 2018 में सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसका उद्देश्य अध्यापकों को सीधे मुख्य शिक्षा कैडर में शामिल करना था। इस नियम में स्पष्ट प्रावधान था कि शिक्षकों की पिछली सेवाओं का विलय किस तरह होगा। अच्छा, तो मतलब नियम पहले से मौजूद था? बिल्कुल। याचिकाकर्ताओं के वकील ने साबित किया कि 2018 के नियमों की मूल भावना ही पुरानी सेवा को संरक्षित करना थी, लेकिन विभाग अपनी सुविधानुसार इसकी गलत व्याख्या कर रहा था। ओहो, मतलब नियम खुद बनाए और फिर अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिए। तो फिर उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश क्या निकला? विभाग को अब क्या करना होगा? पर नियुक्ति की जो प्रारंभिक तिथि थी उसी दिन से की जाए। वाह, ये उन शिक्षकों के लिए कितनी बड़ी राहत है। मतलब एक इंसान जिसने बिना रुके अपनी पूरी जिंदगी सिस्टम को दे दी, उसे अपने ही रिटायरमेंट के वक्त अपनी वरिष्ठता साबित करने के लिए कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ रहे थे। हाँ, और देखिए, ये सिर्फ चंद रुपयों का मामला नहीं है। ये भविष्य के सभी सेवानिवृत्ति लाभों का रास्ता साफ करता है। पेंशन हो, ग्रेच्युटी हो या अर्जित अवकाश का नकद भुगतान, इन सब की गणना कुल वर्षों पर निर्भर करती है। बिल्कुल, 1997 से गिनने और 2018 से गिनने में तो जमीन आसमान का आर्थिक अंतर आ जाएगा। एकदम सही। ये उनके बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा है। इस फैसले ने पूरे प्रदेश के गुरुजी और अध्यापकों के लिए एक बहुत बड़ी नजीर पेश कर दी है। लेकिन कानूनी लड़ाइयों को देखकर एक सवाल मन में आता है, क्या ये लड़ाई पूरी तरह खत्म हो गई है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि न्यायपालिका की पहली सीढ़ी पार करने के बाद भी रास्ता बहुत लंबा होता है। ये आपने बहुत यथार्थवादी बात कही। कानूनी लड़ाइयों में जीत मिलना एक बात है और उस जीत को बरकरार रखना बिल्कुल दूसरी बात है। तो अब अगला कदम क्या है? आदेश से रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है इस आदेश को डिविजनल बेंच यानी खंडपीठ से स्टे या रोक लगने से बचाना। अच्छा, मतलब सरकार ऊपरी अदालत में जा सकती है? बिल्कुल। सरकारें अक्सर ऐसे बड़े फैसलों के खिलाफ अपील दायर करती हैं। इसके पीछे अक्सर वित्तीय निहितार्थ होते हैं। जब हजारों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ देना पड़े तो सरकारी खजाने पर बड़ा असर पड़ता है। तो सरकार क्या जानबूझकर मामले को लटकाती है? हाँ, सरकार अक्सर अपील और स्टे का इस्तेमाल एक रणनीतिक हथियार के रूप में करती है। इसे आप एक तरह से वॉर ऑफ एट्रिशन या थका देने वाले युद्ध की रणनीति कह सकते हैं।
एक रिटायर्ड कर्मचारी के पास सरकार जितने संसाधन तो होते नहीं है। सही बात है। वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की हैसियत कहाँ से लाएगा? तो इसके बचाव के लिए शिक्षक अब क्या कर रहे हैं? वे बहुत ही सतर्क हैं। वे शीघ्र ही केविएट दाखिल करने वाले हैं। केविएट। अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो केविएट लगाना मतलब जैसे कोर्ट के दरवाजे पर अपना एक गार्ड खड़ा कर देना है। गार्ड खड़ा करना कैसे? मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कोई केस जीत लिया, पर मुझे शक है कि सामने वाला ऊपरी अदालत में जाकर पीछे से एक स्टे ले आएगा, तो मैं पहले ही अदालत से कह देता हूं कि भाई अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत आए तो मुझे सुने बिना कोई फैसला मत सुनाइएगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। केविएट की भूमिका बिल्कुल उस गार्ड जैसी ही होती है। ये अदालत को दी जाने वाली एक औपचारिक पूर्व सूचना है। तो इससे सरकार एक तरफा रोक नहीं लगा पाएगी। नहीं लगा पाएगी। केविएट यह सुनिश्चित करता है कि सरकार को रोक लगाने से पहले अदालत के सामने आना होगा और याचिकाकर्ता का पक्ष भी सुना जाएगा। सरकार को साबित करना होगा कि उनके पास अपील का कोई ठोस कानूनी आधार है। ये दिखाता है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले अब कितने जागरूक हो गए हैं। सिर्फ फैसला अपने हक में लाना काफी नहीं है यार, उस जीत को व्यवस्था के चक्रव्यूह से बचाना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, यह सतर्कता ही सुरक्षा है। कानूनी लड़ाई केवल भावनाओं से नहीं जीती जाती, इसके लिए ठोस रणनीति की जरूरत होती है। और ये फैसला उन सभी नीति निर्माताओं के लिए भी एक कड़ा संदेश है। कैसा संदेश? यही कि नीतियां बनाते समय मानवीय पहलू को अनदेखा नहीं किया जा सकता। राज्य एक मॉडल एम्प्लॉयर होने का दावा करता है तो उसे कर्मचारियों को तकनीकी उलझनों में फंसाने के बजाय उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही निकलता है कि जब कोई अपना पूरा जीवन किसी संस्था को देता है तो महज कागजी नियम बदलने से उसकी असल मेहनत और सेवा शून्य नहीं हो जाती। जी, ये न्याय और निरंतरता की जीत है। पर इस मामले को सुनने के बाद एक विचार मन में जरूर आता है। हमारे आसपास ऐसे कितने ही ठेका कर्मचारी या अस्थायी कर्मी होंगे जो दशकों से बिना किसी ब्रेक के सिस्टम को चला रहे हैं। अनगिनत लोग हैं ऐसे, है ना? वो रोज वही काम करते हैं जो एक स्थायी कर्मचारी करता है, लेकिन कानून की नजर में उनकी पिछली सेवा का कोई वजूद ही नहीं होता। क्या हर इंसान को अपनी बरसों की मेहनत साबित करने के लिए कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा? ये वाकई में एक बहुत ही गंभीर और सोचने लायक बात है। व्यवस्था को खुद आगे बढ़कर ऐसे लोगों को उनका हक देना चाहिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कागजी नियमों से परे जाकर एक अधिक न्यायपूर्ण समाज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। खैर, सोचने के लिए बहुत कुछ है इस विषय पर। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।